आज की थ्योरी क्लास में हम आपको रेफ्रिजरेटर में गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, अर्थात किसी भी रेफ्रिजरेटर में गैस साइकिल कैसे रन होता है और हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आने लगता है। तो आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम में उन सभी कंपोनेंटों को हमने बनाया है जो गैस साइकिल के मार्ग में लगे होते हैं, जिससे हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आने लगती है। तो चलिए एक एक कंपोनेंटों को पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद गैस साइकिल और कंपोनेंटों का कार्य भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर मिल जाता है जो रेफ्रिजरेटर का मेन कंपोनेंट होता है, और ये जो कंप्रेसर होता है इस तरह का आपको एक कंप्रेसर लगा मिल जाता है, और इसी कंप्रेसर से दूसरा कंपोनेंट आपको कंडेंसर मिल जाता है। और ये जो हमारा कंडेंसर होता है ये रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में लगा होता है, और किसी किसी रेफ्रिजरेटर में यही कंडेंसर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंपनी इनबिल्ट करके देती है, और ये भाग काफी हीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसी कंडेंसर से आपको मिल जाता है एक फिल्टर। अब यहां पर जो फिल्टर लगा होता है इस तरह का आपको एक फिल्टर किसी भी रेफ्रिजरेटर में लगा मिल जाता है। ये सादा ड्रायर दो प्रकार का आता है। तो फिल्टर का कार्य हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसी फिल्टर के बाद आप देखेंगे तो एक कैपिलरी आपको मिल जाती है इस तरह से। ये जो कैपिलरी हमारी होती है इसको एक्सपेंशन वाल्व के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कैपिलरी के अलावा आपको इसमें एक एवापोरेटर मिल जाता है। अब ये जो एवापोरेटर होता है ये फ्रिज के कैबिनेट के अंदर होता है, और इसी भाग में कूलिंग होती है। अर्थात कूलिंग अगर आपसे कोई पूछे कि कूलिंग पहले कहां से स्टार्ट होता है तो आप बताएंगे ये जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर ये फ्रीजर लगा होता है, और इसी फ्रीजर से कूलिंग स्टार्ट होती है और इसी में कूलिंग बनती है, और आइस भी यहीं से शुरू होता है। तो इस तरह का किसी सिंगल डोर में आपको प्रायः इस तरह का आपको एक एवापोरेटर देखने को मिल जाएगा। और डबल डोर की अगर बात करें तो आप देखेंगे किसी भी डबल डोर के रेफ्रिजरेटर में आपको इस तरह का एक एवापोरेटर मिल जाएगा। और यहां पर आप देखिएगा इसके अलावा और अन्य कोई ऐसे कंपोनेंट आपको रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलेगा जो गैस साइकिल के मार्ग में लगा होता है। अब चलिए हम आपको यहां बताते हैं कि गैस साइकिल कैसे रन होता है और हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आ जाती है। तो यहां पर देखेंगे जो मेरा कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर में कुल 3 लाइनें होती हैं। एक तो होती है सक्शन लाइन जहां से गैस कंप्रेसर में इन होती है, और दूसरी इसकी लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन। यहां देखेंगे दूसरी डिस्चार्ज लाइन होती है, और इसमें एक देखेंगे ये चार्जिंग लाइन, तीसरी चार्जिंग लाइन होती है। तो अब इनका अपना कार्य अलग अलग होता है। तो चलिए पहले इन लाइनों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो कंप्रेसर जब हमारा ऑन होता है तो सक्शन लाइन से गैस कंप्रेसर में आता है, और कंप्रेसर चल रहा होता है तो उस समय इसके डिस्चार्ज लाइन से गैस आउट होती है। लेकिन जो इसकी चार्जिंग लाइन होती है, चार्जिंग लाइन से जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में हमें गैस को चार्ज करना है, या पता चला किसी रेफ्रिजरेटर में लीकेज है, तो इसी चार्जिंग लाइन से हम प्रेशर देकर के उस रेफ्रिजरेटर में लीकेज की जांच करते हैं। और इसी चार्जिंग लाइन से किसी रेफ्रिजरेटर में अगर हमें गैस चार्ज करना है तो हम वैक्यूम भी करते हैं। तो चार्जिंग लाइन का आज कोई वर्क नहीं है, आज हमें जान लेना है इसके सक्शन और डिस्चार्ज लाइन से ही गैस रन होती है। तो यहां इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है, किसी डिस्चार्ज लाइन से जब रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो वह रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में निकल करके कंडेंसर में आता है, और वह रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में आता है तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद कंडेंसर के लास्ट लाइन से वह रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में आउट होता है और फिल्टर में आ जाता है। अब ये जो फिल्टर लगा होता है ये किसी रेफ्रिजरेटर में अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फिल्टर की क्या जरूरत है तो आप बताइएगा फिल्टर कंपनी इसलिए लगाती है कि जैसे आप देखेंगे ये मेरा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर एक मोटर है और एक पंप है, चल रहा होता है। तो डस्ट पार्टिकल जब मोटर के अंदर पंप चलेगा तो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल निकलेगा, और जो ये कंडेंसर होता है ये भी लोहे का होता है, तो वो अगर कोई डस्ट पार्टिकल बनता भी है तो इस फिल्टर में आएगा, तो फिल्टर क्या करेगा उस डस्ट पार्टिकल को रोक लेगा, और गैस यहां से छन करके कैपिलरी में आएगा। तो कैपिलरी को बचाने के लिए, कैपिलरी की सुरक्षा के लिए फिल्टर लगाया जाता है।
अब रेफ्रिजरेंट हमारा इस कैपिलरी से होकर के एवापोरेटर में आता है, लेकिन यहां एवापोरेटर में तो रेफ्रिजरेंट आ गया, लेकिन अभी हम आपको और एक जानकारी देंगे। जैसे हमने आपसे बताया है कि ये लिक्विड लाइन, तो यहां रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में कैसे चेंज हो जाता है इसे भी आप सीखेंगे। जैसे यहां पर देखिए कि कंडेंसर की जो लास्ट लाइन होती है, यहां पर गैस हमारी लिक्विड के रूप में कैसे बदल जाता है, तो हम आपको कंप्रेसर से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हमारा कंप्रेसर चलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंसर में आता है और कंडेंसर के द्वारा वही रेफ्रिजरेंट हमारा कैपिलरी में आता है। अब आप यहां देखिएगा कंडेंसर की लाइन जो लास्ट लाइन है या इसकी शुरुआत की लाइन है, देखेंगे ये लगभग सब एक समान है और इस मोटी लाइन से रेफ्रिजरेंट फिल्टर में आता है। चलो यहां तक बात ठीक है, लेकिन फिल्टर के बाद जो कैपिलरी लगाई गई है जिसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं, अब इसका छिद्र काफी पतला होता है। तो अब रेफ्रिजरेंट का जो बहाव है उस वेग में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ये रेफ्रिजरेंट फिल्टर को भेज रहा है उतना रेफ्रिजरेंट कैपिलरी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका छिद्र पतला होता है। तो वह रेफ्रिजरेंट वापस हो जाएगा और वापस होने के बाद कंडेंसर के लास्ट एक दो लाइनों पर लिक्विड के रूप में चेंज हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि तो तब तो पूरे कंडेंसर में लिक्विड बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कंडेंसर के आधे से अधिक भाग में गैस होता है और कंडेंसर के आधे से कम भाग में लिक्विड होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये हमारा कंडेंसर का जो लास्ट लाइन है, आप देखेंगे यहीं तक मैंने लिक्विड बनाया है, तो लिक्विड ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, लेकिन पूरे में लिक्विड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिल्टर से जो कैपिलरी लगी है यहां से धीरे धीरे हमारा रेफ्रिजरेंट पास भी तो हो रहा है, इसलिए यह पूरे में लिक्विड नहीं होता। अब जो रेफ्रिजरेंट फिल्टर को मिलेगा वह रेफ्रिजरेंट कैपिलरी अपने जो भी इसकी क्षमता है अपने क्षेत्र से उस रेफ्रिजरेंट को पास करेगा। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि कैपिलरी ये बताओ कि लिक्विड पास करेगा या गैस, तो ये बताइए जब यहां लिक्विड है तो कैपिलरी से लिक्विड ही निकलेगा और वह लिक्विड आपका निकल करके कहां आएगा? फ्रीजर में आएगा। अब ये जो फ्रीजर होता है इसको हम इवापोरेटर के भी नाम से जानते हैं, कूलिंग कॉइल के भी नाम से जानते हैं, लो साइड के नाम से भी जानते हैं। तो जिस नाम से आप जानते हो इसको हम इवापोरेटर ही कहते हैं। तो चलिए अब रेफ्रिजरेंट हमारा जब इवापोरेटर में आ गया तो इवापोरेटर में देखेंगे कितनी पतली लाइन से रेफ्रिजरेंट आकर के इवापोरेटर में गिर रहा है। इवापोरेटर की लाइनें मोटी होती हैं, तो वह रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर के पाइपों के अंदर आता है तो पूरे इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट फैल जाता है और जैसे ही रेफ्रिजरेंट पूरे इवापोरेटर में फैलता है तो इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट हमारा उबलता है, वेपोराइज होता है और इवापोरेटर की जो बाहरी सतह होती है वो ठंडी हो जाती है और जितना रेफ्रिजरेंट इसमें आता है वो सब रेफ्रिजरेंट देखेंगे यहीं से एक सक्शन लाइन लगी होती है और सक्शन लाइन के द्वारा हमारे कंप्रेसर में आ जाता है। तो एक साइकिल गैस की पूरी हो जाती है और ये साइकिल बार बार जब बनती है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो इवापोरेटर होता है ये ठंडा होता है और रेफ्रिजरेटर के बाहर जो कंडेंसर लगा होता है ये गर्म होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गैस साइकिल कैसे रन करता है। और यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एक दूसरा कंपोनेंट यहां भी कुछ लिखा गया है, तो ये होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसलिए होता है कि आप यहां देखिएगा कि कैपिलरी जो हमारी होती है ये फ्रीजर के पाइपों में लिक्विड भेज रहा है। अगर किसी कारण से वो लिक्विड गैस के रूप में चेंज नहीं होता है तो वह लिक्विड कहां जाएगा? कंप्रेसर में आ जाएगा, जिससे कंप्रेसर हमारा लोड लेगा, खराब हो सकता है। इसके लिए रास्ते में कंपनी ने लगा दिया एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर आपसे अगर कोई पूछे कि फ्रीजर के किस लाइन से लगा होता है तो आप बता सकते हैं कि फ्रीजर का जो लास्ट लाइन होता है जहां से सक्शन लाइन जुड़ता है उसके मार्ग में एक्यूमुलेटर लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रेफ्रिजरेटर में गैस कैसे रन होता है और उसके मार्ग में लगे कंपोनेंट कैसे कार्य करते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।